गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ पर्सनालिटी। नेचर ऑफ पर्सनालिटी को हिंदी में व्यक्तित्व की प्रकृति कहते हैं। व्यक्तित्व की अवधारणा को प्रकृति को समझने के लिए हमें व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं को समझना होगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्यक्तित्व जो है उसमें क्या क्या शामिल है। तो पर्सनालिटी या व्यक्तित्व में किसी व्यक्ति की फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ट्रेट्स या दोनों जो गुण हैं वे शामिल होते हैं। इस प्रकार पर्सनालिटी में दो घटक या कंपोनेंट्स होते हैं, वह है शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक। अब देखिए, इसके बाद हम चर्चा करेंगे व्यवहार की दृष्टि से इसकी अभिव्यक्ति हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। जो पर्सनालिटी है या व्यक्तित्व है उसका जो एक्सप्रेशन है या उसकी जो अभिव्यक्ति है वो हर व्यक्ति में व्यवहार की दृष्टि से अलग अलग होती है। मतलब हर व्यक्ति अपने फिजिकल एवं साइकोलॉजिकल प्रभाव के कारण अलग अलग व्यवहार करता है। इसकी मुख्य विशेषताएं समय के साथ आसानी से बदलती नहीं हैं। जो व्यक्तित्व या पर्सनालिटी है इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, मतलब जो इसकी प्रकृति या नेचर है, वो आसानी से बदलती नहीं है। ये भी नहीं है कि परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन की गति बहुत धीरे होती है और बहुत मुश्किल होती है। व्यक्तित्व डायनामिक होता है। जो व्यक्तित्व है वो डायनामिक है, मतलब गतिशील है, इसमें गति होती है और यह इसकी कुछ विशेषताएं आंतरिक और बाहरी स्थिति परक मांगों के कारण परिवर्तित हो सकती हैं। इसकी जो मतलब कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल जो इसकी विशेषताएं हैं वह बाहरी मांगों के कारण वह कुछ परिवर्तित हो सकती हैं, क्योंकि व्यक्ति ऐसा ही व्यवहार करता है जो समाज को या सोसाइटी को पसंद आए। ऐसा व्यवहार नहीं करता वह जो कि लोगों को पसंद ना आए। मतलब परिस्थितियों के अनुसार आदमी अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, लेकिन ये परिवर्तन बहुत मामूली होता है। इस प्रकार व्यक्तित्व स्थितियों के प्रति अनुकूलनशील होता है। जो व्यक्तित्व है वो स्थितियों के मतलब कंडीशन के प्रति अनुकूलनशील, मतलब इसमें कंडीशनिंग होती है। पर्सनालिटी या व्यक्तित्व में कंडीशनिंग होती है, मतलब ये परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को एक व्यक्ति ढालने का प्रयास करता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के आकलन के बाद उसके व्यवहार का अनुमान लगाना आसान होता है। अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का हम असेसमेंट कर लें या आकलन कर लें तो हम ये अनुमान लगा लेंगे कि वह कैसा व्यवहार करेगा, और उसके कई बार के व्यवहार के आधार पर फिर हम उसके साथ ट्रीट करने लगते हैं। व्यक्तित्व की प्रकृति को समझने के लिए कुछ व्यूज या कुछ आयाम हैं या अप्रोचेज हैं जिनको यहाँ पर हम समझेंगे। सबसे पहला है इसमें शील गुण। शील गुण है जिसको ट्रेट्स बोलते हैं। दूसरा है प्रारूप या पैटर्न, और तीसरा है अंतः क्रियात्मक या इंटरेक्टिव अप्रोच, और चौथा जो है वो मनोगतिक या साइकोलॉजिकल अप्रोच है, और पांचवा है व्यवहारवादी या बिहेवियरल अप्रोच, और जो छठवां है वह मानवतावादी या ह्यूमनिज्म अप्रोच है, और जो सातवां है वो सांस्कृतिक या कल्चरल अप्रोच है। इस प्रकार किसी व्यक्ति के उस ऊपर इन जो अप्रोचेज हैं या उपागम हैं या पहुंच हैं इनका असर पड़ता है। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शील गुण की या ट्रेट्स अप्रोचेज की। शील गुण किसी व्यक्ति के आंतरिक विशेषताओं को बताता है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति की विशिष्ट मनोवैज्ञानिक विशेषताओं, बुनियादी घटकों तथा व्यक्तित्व निर्माण के मूल तत्व जो समय के साथ साथ स्थिर होते हैं। मतलब ये आंतरिक जो पर्सनालिटी होती है व्यक्ति को उसके या विशेषताओं को बताता है, और ये स्थिर होते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं होता, और विभिन्न व्यक्तियों के अलग अलग होते हैं। मतलब ये हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। जो ट्रेट्स हैं या शील गुण हैं ये हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, सभी में एक जैसे नहीं होते। दूसरा है प्रारूप उपागम या पैटर्न अप्रोच। जो प्रारूप उपागम है या पैटर्न अप्रोच है, यह दृष्टिकोण व्यक्तियों के व्यवहार संबंधी विशेषताओं का अवलोकन तथा कुछ व्यापक पैटर्न की जांच करके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करता है। मतलब ये व्यक्ति के व्यवहार को देखता है और व्यक्ति के व्यवहार को देखने के बाद फिर यह अनुमान लगा लेता है कि व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार भविष्य में करेगा।
और जो तीसरा है वह अंतःक्रियात्मक उपागम या इंटरेक्टिव अप्रोच। यह उपागम मानता है कि स्थित जन्य कारक व्यक्ति के व्यवहार की अभिव्यक्ति के निर्णायक भूमिका निभाता है। मतलब स्थित जन्य कारक मतलब जैसी स्थिति होती है, जैसी कंडीशन होती है, उसके हिसाब से हमारा जो व्यक्तित्व या पर्सनालिटी चेंज हो जाता है। यह जो उपागम है या अप्रोच है, इसको स्वीकार करता है कि व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार या स्थितियों के अनुसार, कंडीशन के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करता है। अगला जो है वो मनोगतिक उपागम है या साइकोलॉजिकल अप्रोच है। यह उपागम मुक्त साहचर्य मतलब ये है एक ऐसी विधि जिससे व्यक्ति को उसके मन में आने वाली सभी विचारों और भावनाओं को साझा करने के लिए कहा जाता है। मुक्त साहचर्य मतलब ये है कि व्यक्ति से ये पूछा जाता है कि आपके साथ किस प्रकार घटना घटित हुई और वो व्यक्ति खुल करके अपने साथ हुई घटना को बताता है, मतलब शेयर करता है अपने एक्सपीरियंसेस को या अपने अनुभव को, और इसमें कोई रोक टोक नहीं होता है, इसीलिए इसको मुक्त साहचर्य कहते हैं। जैसे सपनों का विश्लेषण और मन की प्रक्रिया को समझने के लिए त्रुटियों का विश्लेषण का उपयोग करता है। जो स्वप्न होते हैं उसका विश्लेषण किया जाता है और प्रोसेस या प्रक्रिया को समझने के लिए उसमें जो त्रुटियां होती हैं उसका विश्लेषण किया जाता है। अब जो नेक्स्ट है वह है व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम या ऐसा उपागम है जिसमें उद्दीपक प्रतिक्रिया मतलब कोई कहा जाता है कि व्यक्ति परिस्थितियों के हिसाब से या अपने उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है, मतलब स्टिमुलस के प्रति वह रिस्पॉन्ड करता है या जो भी कहीं कुछ परिवर्तन होता है तो उसको नोटिस लेता है और वह प्रतिक्रिया करता है। यह दृष्टिकोण उद्दीपक प्रतिक्रिया साहचर्य और उनके सुदृढ़ीकरण के परिणाम स्वरूप सीखने पर केंद्रित होता है। इसके अनुसार व्यक्तित्व को व्यक्ति की पर्यावरण की प्रतिक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। मतलब जो एनवायरनमेंट है उसमें जो स्टिमुलस या उद्दीपक होते हैं उसके प्रति व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार धीरे धीरे जब एक ही प्रकार का स्टिमुलस होता है तो व्यक्ति एक ही प्रकार का प्रतिक्रिया करता है और फिर उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। अगला जो है मानवतावादी उपागम या इसको हम बोल सकते हैं कि ह्यूमनिज्म अप्रोच। तो इसको जानते हैं पहले। मानवतावादी दृष्टिकोण व्यक्तित्व को समझने के लिए जीवन के सकारात्मक पहलुओं, मतलब जो ये मानवतावादी उपागम है जो मानव के सकारात्मक पहलू मतलब जो पॉजिटिव जो उसके एस्पेक्ट हैं उसको समझने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आत्मसम्मान या सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, आत्मस्वीकृत सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्म जागरूकता सेल्फ कॉन्शस और अपने जीवन की स्वयं की जिम्मेदारी, मतलब जो लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी जिम्मेदारी को इसमें शामिल किया जाता है और शामिल करके इसको समझा जाता है। और इसमें जो है आत्मसिद्धि पर विशेष बल दिया जाता है। इस अप्रोच में आत्मसिद्धि पर विशेष बल दिया जाता है। उसके बाद है सांस्कृतिक उपागम, कल्चरल अप्रोच। सांस्कृतिक दृष्टिकोण मानता है कि व्यक्तित्व परिस्थितियों और संस्कृति की मांगों के प्रति समूह या व्यक्ति का अनुकूलन होता है। इसमें क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व जो है परिस्थितियां होती हैं, मतलब एनवायरनमेंट होता है और जो कल्चर होता है, संस्कृति होती है, उसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। व्यक्ति के ऊपर कल्चर और परिस्थिति या एनवायरनमेंट का असर पड़ता है और व्यक्ति उसके हिसाब से ही अपना व्यवहार करता है। धन्यवाद। आज इतना ही।